डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से एक बार जो फर्स्ट सेमेस्टर न्यू 4 ईयर बीए ऑनर्स पॉल साइंस के सिलेबस जिसमें DSC 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, उसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूस आपका कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया CNI जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उस पेपर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ वीक से। आज हम लोग करेंगे चर्चा आइडियोलॉजी ऑफ द ब्रिटिश राज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोथ फॉर हिस्ट्री एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस। तो कई स्टूडेंट के लिए ये वीडियो उपयोगी होगा, लेकिन जैसा कि सिलेबस में है तो हम लोग केवल दो ही आइडियोलॉजी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। वो है यूटिलिटेरियनिज्म एंड मिशनरी अप्रोच, जो इवेंजिकलिज्म से गाइडेड थी। तो ये दो जो आइडियोलॉजी है वो कैसे इफेक्ट करती है जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, कंपनी राज उस समय में, उसको कैसे ये दोनों आइडियोलॉजी गाइड करती है और इसका क्या फीचर्स थे और इसके क्या परिणाम हुए, इस पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा मैंने कहा, ये वीडियो कई स्टूडेंट्स, इवन MA पॉल साइंस एंड हिस्ट्री एंड कई अदर जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट होगी, इवन UGC नेट एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स के लिए। सो लेट अस बिगिन। जिस सिलेबस को लेके मैं इसको कवर कर रहा हूं, हम लोग यहां पे हैं DSC 3, जैसा मैंने आपको बताया। इसमें भी हम लोग CNI में है, कॉलोनियल रूल एंड इट्स इंपैक्ट में है, और यहां पे हम लोग हैं कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, यूटिलिटेरियन मिशनरीज। और नेक्स्ट जो मैं करने जा रहा हूं बता देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर थर्ड वीडियो में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद बच जाएगी दो और मैं कोशिश करूंगा कि इसको, मुझे बताया गया है कि मतलब शायद मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी के लास्ट वीक में एग्जाम होगी। अभी देखिए टेंटेटिव डेट भी नहीं आई है, तो उसके पहले हम इसको खत्म करने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। सो लेट अस बिगिन दिस कॉलोनियल आइडियोलॉजी ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझिए कि जो इंडिया में कॉलोनियल रूल हुआ था, उसके बारे में हम लोगों ने दो वीडियो में चर्चा की कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की आई, पहले ट्रेडिंग कंपनी बन के, फिर उन्होंने बंगाल में पलासी की लड़ाई से यहाँ पे एक टेरिटोरियल जो है आधिपत्य स्थापित किया, पहले मुगल के दीवान के रूप में, और फिर एक कंपनी राज हो गई। और इसको जो है एक टिपिकल कॉलोनियलिज्म था, कॉलोनियलिज्म कह लीजिए, कॉलोनी बनाया इंडिया को। जो ब्रिटिश राज था इंडिया में, ऑफ कोर्स दो पार्ट में था। 1857 तक वो एक कंपनी का रूल था। 1857 के बाद सीधे सीधे ब्रिटेन की जो क्राउन है उसने, मतलब ब्रिटेन ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन ये जो पूरा जो उनका इंडेवर था, या कह लीजिए एक वेंचर था, उसको कई लोग ये कह सकते हैं कि एक मिलिट्री वेंचर था, इकोनॉमिक वेंचर था, एडमिनिस्ट्रेटिव वेंचर था, कि भाई मिलिट्रीली हम जाके वहां कब्जा करें अपने ताकत के बल पे, और फिर वहां से इकोनॉमिक जो है वो दोहन करें, और जो फायदा हमें पहुंचना है उस कॉलोनी से हम पहुंचाए, रॉ मटेरियल लें और उसको अपने फैक्ट्री में प्रोड्यूस करके और एक बाजार के तौर पे यूज करें, चीप लेबर ले, और एक अधिपत्य अपने अपने राष्ट्र को महान बनाए इस वेंचर से। लेकिन ये उतना ही बड़ा एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट भी था, जो मैं स्ट्रेस देना चाहता हूं, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लाख ब्रिटिश एक समय में, केवल जो है कुछ हजार ब्रिटिशर्स यहां आए थे और उन्होंने जो है समझिए 30 करोड़ जनता को अपना गुलाम बनाया। ये कभी संभव नहीं होता ब्रूट फोर्स के बेसिस पे, जान लीजिए आप। क्योंकि यदि 30 करोड़ जनता एक दिन में डिसाइड कर ले कि हमें कुछ हजार या कुछ लाख ब्रिटिशर्स को भगाना है, तो उनको भगाने में एक दिन भी नहीं लगेगा। तो कैसे ऐसा होता है कि 30 करोड़ जनता ने खुशी खुशी ब्रिटिश राज को स्वीकार कर लिया? स्वीकार ही नहीं किया, उसको वो प्रश्रय देने लगे जो उनका पहले का रूल था, लाइक मुगल रूल या राजपूत रूल, और उसके वो पार्ट बन गए, कोऑप्टेड हो गए। मतलब कई जो हमारे इलीट्स थे वो लेजिस्लेचर बन गए, उन इंस्टीट्यूशन में वो ऊंचे रोल पे चले गए जो ब्रिटिश राज ने क्रिएट किया, लाइक मिलिट्री, जुडिशियरी, सिविल सर्विसेज एंड लेजिस्लेचर, मंत्रालय, पोर्टफोलियो एंड ऑल। तो ये कैसे हुआ? ये आइडियोलॉजी के थ्रू हुआ। अब हम लोग इस चीज को जानते हैं ग्राम्स्ची के बाद, अल्थुजर, जो लुई अल्थुजर के बाद, कि ये सारा जो प्रोजेक्ट होता है जहां पे कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डोमिनेट करता है, वो भी सैकड़ों सालों तक, वो केवल फोर्स से नहीं होता है, आइडियोलॉजी उसका बराबर का हिस्सेदार होती है। आइडियोलॉजी से एक हेजेमनी क्रिएट होती है। हेजेमनी क्या है? मतलब एक माइंड पे कब्जा किया जाता है, उनको जिनको आप डोमिनेट करते हैं उनको अपने
आइडिया से, जो आइडिया प्रोपेगेट होती है किताबों से जिस पे आपका कंट्रोल होता है, न्यूज़पेपर जिस पे आपका कंट्रोल होता है, मीडिया जिस पे आपका कंट्रोल होता है, पॉपुलर ओपिनियन आपका कंट्रोल होता है, डिस्कोर्स मतलब लैंग्वेज से, स्पीच से एक जो गढ़ा जाता है सत्य को, और आप एक गढ़ते हो, एक चीज को गढ़ते हो जो सत्य नहीं होती है, लेकिन जिस पे आप शासन कर रहे हो उसको वो सच समझ लेता है। जैसे ये गढ़ी गई कि तुम इंडियन जो है वो बैकवर्ड हो, पिछड़े हो, तुम बारबेरियन हो, तुम्हारी कल्चर पिछड़ी है, तुम सती प्रथा जैसे बारबेरियन एक्ट अपनाते हो, विधवा को विवाह नहीं करने देते, मार देते हो, तुम बाल विवाह कर देते हो, पर्दा प्रथा में रहते हो, तुम मतलब दकियानुसी हो, सुपरस्टिशियस हो। और हम ब्रिटिशर्स जो है एक बहुत ही अच्छे धर्म को मानते हैं, हम जो है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी जो बहुत उन्नत हो गई है, हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कर लिया है, साइंस को अपनाया है, रिनेसा हो गया है, इनलाइटनमेंट हो गई है, और हम तुमको हेल्प करने आए हैं। हम तुम्हारे वो ह्यूमैनिटी के सिविलाइज्ड भाई हैं जो अपने अनसिविलाइज्ड ब्रेदरन को हाथ पकड़ करके लाइट दिखा रहे हैं। ये मान लिया हम लोगों ने। दिस इज आइडियोलॉजी, जिसको कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आइडियोलॉजी जो है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस पैदा करती है, मतलब हमको चीजें जो हैं उसका जस्ट उल्टा दिखने लगती हैं। ब्रिटिशर्स हमारे भलाई के लिए हमें दिखने लगते हैं, हम अपने को पिछड़ा मानने लगते हैं, और हमको सही में लगता है कि ये हमें सिविलाइज करने के लिए आए हैं, ये हम पे रूल करने नहीं आए। तो ये आइडियोलॉजी का रोल होता है। लेकिन ये जो आइडियोलॉजी थी ब्रिटिश राज की, वो कोई एक नहीं था, कोई एक आप बोलेंगे कि एक्स लिबरलिज्म, नो, ये मोनोलिथिक नहीं था, इसके मल्टीपल करेंट्स थे। लिबरलिज्म, विग का एक अपना, विग वहां पे एक पार्टी होती थी, विग एंड टोरीज, उनका अपना टाइप का लिबरलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, ओरिएंटलिज्म, एंड बाद में तो बहुत सारे नियो लिबरल जो बाद में आए उस टाइप के भी बाजार भाव जो है वो भी था। इवेंजिकलिज्म कह लीजिए, जो एक तरह से रिलीजियस जो आइडियोलॉजी थी, वो ये सब का मिला जुला हुआ जो है रूप था यहाँ का आइडियोलॉजी। मतलब कभी एक टाइम में जो है यूटिलिटेरियनिज्म हावी हो रही है ब्रिटिश राज की आइडियोलॉजी को गाइड करने के, दूसरे टाइम में जो है विग की लिबरलिज्म हावी हो रही है, तो कभी पहले जो है ओरिएंटलिज्म हावी हो रही है, लाइक दैट। दूसरा ये है कि जो भी यहां पे आइडियोलॉजी हावी होती थी कॉलोनियल रूल पे या ब्रिटिश राज पे, वो आइडियोलॉजी थी जो उस समय में ब्रिटेन में सर चढ़ के बोलती थी। जैसे जब जेरेमी बेंथम आए और 1820 सब में कह लीजिए या उसके पहले, और उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म का दिया, बाद में जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल यूटिलिटेरियन हुए, वो कंपनी के राज में काम भी करते थे, बाप बेटे दोनों, जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल। तो यूटिलिटेरियनिज्म यहां पे सर चढ़ के बोलने लगा, मतलब एकदम बिल्कुल हावी हो गया। फिर जैसे जैसे उसका प्रभाव वहां खत्म हुआ और वहां विग जो लिबरलिज्म था वो सामने आया, तो फिर वो लिबरलिज्म जो है यहाँ पे जो है वो आइडियोलॉजी आ गई। और इन सब के पहले जो है ओरिएंटलिज्म आया था, जिसमें हम लोग चर्चा थोड़ी बहुत हम लोगों ने पहले किया है, जिसमें सर विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल खोला, एंड मतलब एक तरह से खोजने की प्रयास थी कि हमारा जो ये इंडिया का जो सिविलाइजेशन है उसकी अच्छाइयों को खोजें, वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो है लोगों को शिक्षा दें, और जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट हैं उसको अनुवाद करें संस्कृत से इंग्लिश में, एंड ऑल मनुस्मृति, और समझने की कोशिश करें इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को। दिस वाज ओरिएंटलिज्म। इसको सुन के आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन आपको पता है कि एडवर्ड सेड ने इसकी भी भंडाफोड़ कर दिया कि ये कोई अच्छाई नहीं थी। ये जो आप खोज करते हैं ओरिएंटल या ईस्टर्न कल्चर का, वो इसलिए नहीं करते कि आप उस कल्चर को इज्जत देना चाहते, रिकॉग्निशन एंड इक्वल स्टेटस देना चाहते अपने कल्चर के बराबर, बल्कि आप उसको ये साबित करना चाहते हैं कि कैसे ये कल्चर पिछड़ा है, अदर है हमारे कल्चर के कंपैरिजन में। आप एक हिरार्की बनाते हो और उस कल्चर को इसलिए समझते हो कि आप उसको नीचा दिखा सको, एडवर्ड सेड। तो ये चीजें जो पहले ओरिएंटलिज्म आई, फिर बाद में 1820 में से मैंने बोला कि यूटिलिटेरियनिज्म वहां पे बहुत हावी हो गई थी ब्रिटेन में, जेरेमी बेंथम के चलते, और जॉन स्टुअर्ट मिल बाद में, और उसके फादर जेम्स मिल, वो काफी जो है यहाँ पे सर चढ़ के एक समय में बोली थी, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक, और उसके बाद समझिए करीब 25-30 साल तक। तो उसको हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि यूटिलिटेरियनिज्म ने कैसे अफेक्ट किया ब्रिटिश राज को 1820 से लेकर लगभग 1857 तक। बाद में जैसे मैंने बोला कि वीक फिलॉसफी और क्लासिकल लिबरलिज्म जो है वो टुक ओवर कर लिया, और इन बिटवीन क्रिश्चियन मिशनरी जो कि खुद ही इवेंजेलिकल आइडियोलॉजी से गाइडेड थे, उन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया एक आइडियोलॉजिकल एम्पायर खड़ा करने में, जिसको लुई अल्थुजर कहते हैं ISA, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। तो वो एक पूरा आइडियोलॉजी का एक जाल, इंद्रजाल बनता है, जिसमें कि जो डोमिनेटेड क्लास थे, मतलब हम इंडियन थे, वो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लिया। आज तक हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, अभी भी हम डीकोलोनाइज होने के बाद भी, आजाद होने के बाद भी हम मानते हैं कि इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सिविलाइजेशन हमसे बेटर है, इसलिए तो हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और जब तक हम इसको मानते हैं तब तक एक तरह से हम आजाद तो हैं नहीं मेंटली।
तो हम लोग इस वीडियो में यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी, ब्रिटिश राज का और क्रिश्चियन मिशनरी का रोल, ये दो पे केवल चर्चा करेंगे जो सिलेबस में है। इससे पहले कि हम यूटिलिटेरियनिज्म ने कैसे अफेक्ट किया ब्रिटिश राज को, पहले थोड़ा समझने की कोशिश करें इस स्लाइड में कि यूटिलिटेरियनिज्म है क्या। यूटिलिटेरियनिज्म देखिए यूटिलिटी से निकलता है। एक फिलॉसफी है कि कोई भी एक्शन जो है, चाहे एक इंडिविजुअल ले चाहे एक सरकार ले, उसको कैसे हम जज करें कि वो मोरल है, इथिकल है, गुड है, वर्चुअस है। इसके लिए यूटिलिटेरियन कहते हैं कि वो एक्शन कितना यूटिलिटी जनरेट करता है, जितना ज्यादा करेगा उतना अच्छा होगा। यूटिलिटी जो मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नेट प्लेजर, मतलब कि जो कोई एक्शन है वो कितना प्लेजर पैदा कर रहा है और कितना पेन उससे हो रहा है। इन दोनों को घटा दो, हम क्वांटिफाई कर देंगे। एकदम एक कैलकुलस है या कैलकुलेटर है जो प्लेजर को नाप रहा है और पेन को नाप रहा है, और दोनों को माइनस कर दिया। जो भी एक्शन नेट प्लेजर को बढ़ा रहा है वो ज्यादा वर्चुअस मोरल एक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप समझिए कि कोई एक हवाई अड्डा बन रही है और वहां पे कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं जहां पे किस जमीन को लेना है हवाई अड्डा के लिए। 1000 ट्राइबल फैमिली को वहां से हटाया जाता है, तो उनको तो ह्यूज पेन होगा, तो उनका पेन को मेजर कर लीजिए। और लाखों लोगों को जो है फ्लाई करने से फायदा होगा, बिजनेस बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लैंड कीमत बढ़ेगी, बहुत सारे लोग फायदा होगा। उस प्लेजर को कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए कि नेट प्लेजर जो है मान लीजिए एक्स है, और फिर इसी तरीके से आप और भी एक्शन ले लीजिए कि हवाई अड्डा यहां बने दूसरे जगह पे, वहां पे x2 ले लीजिए, x3 ले लीजिए। जिस भी जगह पे नेट प्लेजर ज्यादा है वही जगह पे हवाई अड्डा बनाइए, वही डिसीजन लीजिए। ये यूटिलिटेरियनिज्म है बहुत सिंपल वे में। ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो इस पे बेस था जो एंशिएंट फिलॉसफी हेडोनिज्म की कहलाती थी, बहुत हजारों सालों से था। हेडोनिज्म वो फिलॉसफी थी जो हम लोग यहाँ चरवाक भी कहते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब कि केवल एक ही चीज दुनिया में मैटर करता है, वो है ह्यूमन लाइफ में कि प्लेजर अधिक से अधिक हो और कम से कम पेन हो। इसी को जो है मॉडर्न टाइम में जेरेमी बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म में कन्वर्ट किया, और उनके जो फ्रेंड थे जेम्स मिल, उन्होंने आगे बढ़ाया। और जेम्स मिल के जो सन थे जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि लिबर्टी के चैंपियन कहलाते थे लेकिन यूटिलिटेरियन भी थे, उन्होंने ऑफ कोर्स बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को थोड़ा सा एक दूसरा रूप दिया था, क्योंकि उन्होंने हायर प्लेजर और लोअर प्लेजर में फर्क कर दिया था, लेकिन फिर भी थे वो यूटिलिटेरियन। तो डिफरेंट वर्जन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म को वो लोग सपोर्ट करते। इवन जेम्स मिल भी जो है जेरेमी बेंथम से थोड़ा हट गए थे, वो ज्यादा जो है यूजफुलनेस, एक्शन के यूजफुलनेस पे जाते थे, कितना प्रैक्टिकली यूजफुल है कोई एक्शन। और इन सब जो थिंकर थे, बेंथम मिल और दोनों मिल बाप बेटे, इनका जो थॉट एंड राइटिंग था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया गाइडिंग द ब्रिटिश राज ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड। 30-35 सालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, लगभग 1920 से लेकर लगभग 1860 तक। यूटिलिटेरियनिज्म जनरली फोकस ऑन एक्शन बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, लॉजिक एंड ब्रूट कैलकुलेशन ऑफ यूटिलिटी। इसमें जो है ना, आपको इस मोरलिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ये लॉ पे बेस होता है कि इनका मानना है कि कानून सब कुछ है। यदि अच्छा आप कानून बनाएंगे, रैशनल लॉजिक कानून, तो उससे जो है गवर्नेंस इफिशिएंट होगा, मार्केट बढ़ेगा और लोगों को जो है अधिक से अधिक जो है प्लेजर मिलेगा। इसके अलावा ये जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जो कि लिबरलिज्म का, चूंकि यूटिलिटेरियनिज्म, डियर स्टूडेंट याद रखिए, ये लिबरलिज्म की एक धारा है, याद रखिएगा। तो वो प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड को बहुत वैल्यू देते थे। एजुकेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंट देते थे कि उसके थ्रू जो है हम समाज सुधार कर सकते हैं, ये यूटिलिटेरियनिज्म का था। इसलिए इन नटसेल देखें तो वो फोकस करते थे लॉ को रिफॉर्म करने में, लैंड राइट्स को रिफॉर्म करने में और एजुकेशन, और इसके अलावा इफिशिएंट गवर्नेंस, कि कैसे हम कम से कम सैलरी में, कम से कम खर्चे में गवर्नमेंट को चला सके। इसके अलावा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्टेल करते नजर आते हैं। आप इसको जब देखेंगे तो जैसे मान लीजिए यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है, जैसे मान लीजिए एक आदमी की जान देके यदि 50 आदमी को बचाया सकता है, तो उस आदमी की जान दे दो। तो ये आप देखेंगे तो इंडिविजुअल को वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मतलब कॉमन गुड के लिए। तो इंडिविजुअल फ्रीडम को कर्टेल करते नजर आते हैं। कई कानून जेरेमी बेंथम ने ऐसा कहा जिसमें कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो है बाधित होती है, लेकिन फिर भी वो इसलिए अच्छा माना जाता है कि ओवरऑल जो है सभी लोगों में मिला करके यदि देखें तो नेट प्लेजर जो है बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसको जो है हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, जीएचपी प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब कोई भी एक्शन यदि हम लेते हैं तो उसमें यदि सबसे अधिक हैप्पीनेस मिले या प्लेजर मिले सबसे अधिक लोगों को, तो वही एक्शन मोरल है, वही करना एथिकल है। In governance, utilitarian believe that happiness and not liberty was the end of government. ये बहुत जगह यूजीसी नेट से लेके पीजीटी में पूछा जाता है। मिल का भी यही थॉट था, मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल का भी। देखिए नॉर्मली क्या है कि
अधिकतर थिंकर ने यह कहा कि गवर्नमेंट का एम अल्टीमेट होना चाहिए कि सबसे अधिक लोगों को लिबर्टी मिले, आजादी मिले। लोग, जैसे जॉन लॉक को आप देखेंगे, वो लोग आजादी के लिए अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, लेकिन जो यूटिलिटेरियन कहते हैं कि गवर्नमेंट का अल्टीमेट एम जो है वो लोगों का हैप्पीनेस बढ़ाना होना चाहिए, ना कि लिबर्टी। भले लिबर्टी को कर्टेल करो, लेकिन यदि हैप्पीनेस बढ़ रहा है तो वो अच्छा है यूटिलिटेरियन का। दोनों में फर्क है, थोड़ा सोचिएगा इसको जो मैं कह रहा हूं। अब आइए हम लोग जो क्रक्स है डिस्कशन का वो करते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म ने कैसे गाइड किया ब्रिटिश राज को। 2 स्लाइड में देखते हैं। जेम्स मिल ने 1817 में एक बुक लिखा, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वो एक इंडियन हिस्ट्री थी यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से। इसी में उन्होंने जो 3 काल में लगभग बांट दिया। जो एंशिएंट काल था इंडिया के हिस्ट्री को, उसको हिंदू पीरियड कह दिया। जो मेडिवल था मुस्लिम, और जो मॉडर्न था उसको ब्रिटिश। तो आप देखिए किस तरह से ब्रिटिश को मॉडर्न दर्शाया जा रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, जो गवर्नर जनरल थे, 1829 में आए थे और शायद 35 तक वो रहे थे, 28 से 35 लगभग। वो तो बेंथम के एकदम चेले जैसे थे। उन्होंने तो एक फेमस वाक्य कहा था, जो यूजीसी नेट अदर एग्जाम पूछी जाती है, कि हुजूर, मैं भले गवर्नर जनरल हूं, लेकिन मैं तो आपकी चरण पादुका रख करके आपके ही प्रिंसिपल पे चलूंगा। इस टाइप का उन्होंने वक्तव्य दिया था, जो आप याद भी रख सकते हैं एग्जाम के लिए। तो विलियम बेंटिक बिल्कुल यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से जो है शासन उन्होंने करने की कोशिश की। उन फ्यू डिकेड्स में जबकि यूटिलिटेरियनिज्म सर चढ़ के बोल रहा था, तो ब्रिटिश राज का फोकस इंडिया में क्या था कि लॉ को रिफॉर्म करो, मतलब कानून के थ्रू सोशल रिफॉर्म लाओ। प्रॉपर्टी राइट जो है वो इंग्लैंड की तरह जो है इंडिविजुअल को लैंड को रिकॉर्ड करो, मेजर करो, उसको उस रिकॉर्ड में लाओ और सबको पट्टा लिख करके कि तुम्हारा ये लैंड है दो। मतलब कि प्रॉपर्टी राइट को एकदम ट्रांसपेरेंट बना दो, लोगों को पता होना चाहिए कि ये जमीन का टुकड़ा हमारा है। उससे उनका मानना था कि इंप्रूवमेंट होगा लैंड में। और एजुकेशन के थ्रू लोगों को कल्चर को इंप्रूव करो, उसके सिविलाइजेशन को इंप्रूव करो, उसको अच्छी बातें सिखाओ, जिससे कि समाज में जो है एक तरह से रोशनी फैले। ये 3 चीज पे, लॉ, लैंडेड प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन, और इफिशिएंट गवर्नमेंट जरूर था। तो उस समय कंपनी रूल ये बिलीव करती थी कि इंडियन सोसाइटी कल्चर को रिफॉर्म किया जा सकता है। देखिए, यूटिलिटेरियनिज्म एक और बात पे बिलीव नहीं करती है। वो ये नहीं मानती है कि सिविलाइजेशन में कोई फर्क है, एक सिविलाइजेशन बेहतर, इस मायने में अच्छे हैं। उनका कहना है कि इवन ब्रिटिश समाज भी, कल्चर भी बहुत तरह से उसमें बुराइयां हैं, इंडिया में भी अलग तरह की बुराई है, और किसी का कोई पास्ट से ऐसा नाता नहीं है कि वो एक अनएंडिंग कड़ी है सिविलाइजेशन प्रोग्रेस, और कहीं पे आपको रुक करके आप उसको ठीक नहीं कर सकते। उन सब का मानना था कि जिस तरह से बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका दिमाग जो है वो क्लीन स्लेट होता है, उसको टैबुला रासा थेसिस कहते हैं। उस पर आप जो भी चाहो वो गढ़ सकते हो, जो भी नॉलेज। जॉन लॉक भी यही कहते हैं, ये इंपेरिसिज्म है। यूटिलिटेरियनिज्म इसे बिलीव करते थे, लेकिन वो उसको और आगे ले जाते हैं समाज में। वो कहते हैं कि कोई भी समाज भी ना एक ब्लैंक स्लेट है, आप जैसा एजुकेशन दोगे, जैसा उसको सिखाओगे, वैसे ही समाज उस समय में बन जाएगा। तो कानून के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू हम समाज को जो है वो रिफॉर्म कर सकते हैं। ये उनका मानना था कि पूरा समाज ही टेबुलर ऐसा है। तो ये बात ध्यान से आपको एग्जाम में भी लिखना है। देन उन्होंने, चूंकि कानून पे बहुत उनको भरोसा था, कानून, लैंडेड प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन, तो उन्होंने जो है एक लॉर्ड मैकेले को वो लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया और कहा कि एक पूरा ना इंडिया का कानून को कोडिफाई करो, क्योंकि यहां हिंदू कानून पर्सनल है, मुस्लिम है, पारसी है, अलग अलग है, कोई एका नहीं है। तो इन्होंने इतना बड़ा काम किया, इंडियन पैनल कोड बनाया, आईपीसी। और आपको जान के आश्चर्य होगा और दुख भी होगा कि आज भी हम लोग उसी आईपीसी को चला रहे हैं, 1862 में जो आई है। आप देखेंगे इंडियन पैनल कोड 1862, थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, लॉर्ड मैकेले का बनाया हुआ, कंपनी राज का, जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से बना है। देन लैंडेड प्रॉपर्टी में उन्होंने क्या किया, रैयतवारी सिस्टम को लाया। आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट लाया था बंगाल में, वो परमानेंट सेटलमेंट क्या था? उनका कहना था कि जो क्लास लैंड रेवेन्यू सरकार के बिहाफ में वसूलता है वो जमींदार कहलाते थे। तो पहले जमींदार को ना कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं था, केवल वो एक माल गुजारी वसूलने वाले, टैक्स वसूलने वाले एक जो है कारिंदे थे, या ग्रुप कह लीजिए, या अथॉरिटी कह लीजिए। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कहा कि आप एक तरह से जमीन का पट्टा आपको हम दे रहे हैं, और आप हमको इतने पैसे उससे दे दो, और आप इंटर्न जो है, जो किसान होते हैं, उसको वो पट्टा आप ट्रांसफर कर सकते हो कि तुम मेरे बिहाफ में, जमींदार के बिहाफ में इतने लैंड का खेती करो। लेकिन उससे कुछ मिला नहीं, क्योंकि जो अल्टीमेट किसान था ना, वो जमीन का मालिक नहीं बन पाया, जमींदार बन गया, तो वो पैसे कमाने लगा, रेंटियर हो गया वो। तो यूटिलिटेरियनिज्म ने कहा कि एकदम बिल्कुल गलत किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, परमानेंट सेटलमेंट गलत है। होना ये चाहिए कि सीधा किसान से सरकार जो है
वो एग्रीमेंट करे लैंड रेवेन्यू का, और हर किसान को उसका पट्टा एकदम डायरेक्टली उसको मालिक बना दे लैंड का। इसको रैयतवारी सिस्टम कहा गया, और ये लॉर्ड मुंड्रो ने बेसिकली ये प्रस्ताव दिया था, और सबसे पहले ये मद्रास प्रोविंस में साउथ में लागू किया गया। जैसा मैंने बताया कि लैंड के रिकॉर्ड को बनाया गया, और उसको जो है हर किसान को उसको बताया गया कि ये तुम्हारा लैंड का राइट है, लिख के पट्टा दिया गया। इनका बिलीव ये था कि यदि लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाएगी और किसान को पता होगा मेरा ये लैंड है, और लॉ यदि इफिशिएंट होगा कि कोई किसी का जमीन हड़प ना ले, और तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, मतलब कैपिटलिस्ट जैसा, वो अपने खेत को बेस्ट वे में जो यूटिलाइज करेंगे, और उससे यूटिलिटी सबसे अधिक बढ़ेगी और हैप्पीनेस बढ़ेगा, यूटिलिटेरियनिज्म। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि रिकार्डो एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे उस समय के, माल्थस के साथ समझ लीजिए। तो रिकार्डो की थ्योरी जो थी, थ्योरी ऑफ रेंट था एक, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जमीन एक अजीब सा प्रॉपर्टी होता है, कमोडिटी होता है, यूनिक, जिसका कि ना वेरिएबल प्रोडक्टिविटी थे। एक साल जो है वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस करेगा, दूसरे साल बहुत खराब करेगा। तो यदि आप पूरे जमीन का प्रोडक्टिविटी को हमेशा मेजर करते रहो, तो आप उसका टैक्स को ना वेरिएबल बना सकते हो। जैसे एक साल एक ही जमीन से आप 15% टैक्स लोगे, दूसरे साल आप 30% ले सकते हो, डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन कैसा होगा। क्योंकि यदि आप एक ही फिक्स कर दोगे ना, 15% फिक्स कर दोगे, तो किसी किसी साल ऐसा होगा कि वो एवब नॉर्मल प्रॉफिट जो है किसान कमाने लगेगा। मान लो कि उसको कैपिटल लगाया 100 रुपए का, उसको 10% प्रॉफिट होना चाहिए, तो 10 रुपए के बजाय वो 20 रुपए कमाएगा। तो रिकार्डो का कहना था कि जैसे ही आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लैंड से कमाने लगते हो ना, तो आप रेंटियर बन जाते हो, और उससे जो है आप एक तरह से बैठे बैठे कमाने की आपको आदत लग जाती है, और समाज में यूटिलिटी घटती है। तो उसके लिए ये होना चाहिए कि जितना सरप्लस आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, वो सरकार को टैक्स के रूप में आपको देना चाहिए, तभी आप हमेशा सचेत रहोगे और समाज में हैप्पीनेस बना रहेगा, क्योंकि सरकार उसको वेलफेयर के मेजर में, अलग मेजर में लगाएगी। तो इस बेसिस पे जो है वेरिएबल जो है रैयतवारी सिस्टम के तहत लैंड रेवेन्यू और तय किया गया, टैक्स तय किया गया। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, आप इसको और चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन इतनी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अंडर ग्रेजुएट या किसी में भी। देन लॉ के थ्रू सबसे बड़ा जो हम लोग पढ़ते भी हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा खत्म कर दिया, फीमेल इन्फेंटिसाइड खत्म किया, ह्यूमन की जो बलि दिया थी उसको खत्म किया, चाइल्ड मैरिज खत्म किया, पर्दा प्रथा को ये दूर किया, विधवा विवाह शुरू किया। ये सारे जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किए, वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल रिफॉर्म लॉ से आया। मतलब कानून जो है उसमें वो ताकत है कि समाज को जो है रिफॉर्म कर सकता है, और ये सारे जो है रिफॉर्म किए गए, जिसकी की बहुत बड़ाई भी हुई, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी हुआ कि हिंदू लोगों को लगा कि ये ब्रिटिश हमारे कल्चर, हमारे जो एंशिएंट ट्रेडिशन कस्टम, उसी को किल कर रहे हैं। तो 1857 का विद्रोह को कई लोग, अंग्रेज लोगों ने इस तरीके से देखा कि हिंदू के कस्टम में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो छेड़छाड़ किया, ये सब रिफॉर्म करके, उसके चलते ही विद्रोह हुआ। तो बाद में इतने डर गए वो 1857 के बाद कि उन्होंने कहा कि यार ये यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को त्याग दो कि हम कानून के थ्रू समाज को बदलेंगे। तो एक तरह से यूटिलिटेरियनिज्म का भी ध्वस्त हो गया 1857 के विद्रोह के बाद। जैसा मैंने बताया कि लॉ को बहुत वैल्यू देते थे, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल, जिसमें कि 3 मेंबर थे, उसमें एक चौथा मेंबर भी होगा जो लॉ मेंबर होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम होगा, ना कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आगे की स्लाइड में चलिए देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि लेजिस्लेचर को, चूंकि कानून ही सब कुछ है, कानून से ही समाज में सुधार हो सकता है, कानून से ही हैप्पीनेस आ सकता है, कानून प्लस इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन टू इंप्लीमेंट द कानून। तो इसके लिए वहां लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम बन गया, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी उसका जस्ट सबऑर्डिनेट बन गया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना, जो मॉन्टेस ने दिया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सबसे कुछ नहीं बढ़ती, क्योंकि ये इसलिए दिया था मॉन्टेस ने कि लिबर्टी को हमको बढ़ाना है जनता का, लेकिन इनका तो लिबर्टी नहीं, हैप्पीनेस बढ़ाना था। तो इन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी मर्ज हो जाना चाहिए, जैसे जो कलेक्टर है वो एग्जीक्यूटिव भी हो और वो जज का भी काम वही करे, अलग अलग नहीं हो। उससे जो हैप्पीनेस समाज में ज्यादा होगा, ज्यादा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। एक और बात आपको जाननी चाहिए कि यूटिलिटेरियन थिंकर जनरली सेल्फ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। उनका मानना था कि इससे हैप्पीनेस ज्यादा बढ़ती है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इसको मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा कि देखो यहां पे वो इतने पिछड़े हैं कि अभी यदि उनको सेल्फ गवर्नमेंट कहोगे तो बंदर के हाथ में, मतलब कि वो कंप्यूटर दे देने वाली बात है, अभी उसको नहीं कर सकते हो। इसमें यूटिलिटी ज्यादा इसी में है,
नेटिव लोगों का हैप्पीनेस इसी में ज्यादा है, कभी उनके ऊपर जो है एलियन रूल रहे, जब तक कि वो खुद जो है सिविलाइज ना हो जाए, ट्रेन ना हो जाए सेल्फ गवर्नेंस में। एजुकेशन को उन्होंने बहुत वैल्यू दिया। आपको पता है लॉर्ड मैकेले लॉ कमीशन के मेंबर भी थे, लॉ मेंबर भी थे। उन्होंने एक जो है मिनट्स लिखा, जिसको लॉर्ड मैकेलेज मिनट्स कहते हैं, 1835 में। उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात कही, न्यू ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी लाया। उनका थॉट क्या था जरा देखिए, बड़ी मजेदार है ये दो बातें जो है, जो हम लोग जानते हैं। उन्होंने हम लोगों के बीच से अंग्रेज पैदा किए। उनका उस मिनट में दो बातें हैं जो मैं आपको उद्धृत कर रहा हूं, दो बातों को केवल उद्धृत कर रहा हूं। वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर, मतलब कि देखने में तो ब्राउन हो, उनका खून इंडियन हो, लेकिन इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल एंड इन इंटेलेक्ट, मतलब वो मन से अंग्रेज हो। आज भी हमारे बीच में हम लोग सब शायद ऐसे ही बन गए। Through English education, form a class who may be interpreter between us and the million of whom we govern. मतलब जो मिलियन ऑफ मासेज है और जो मुट्ठी भर जो ब्रिटिशर्स हैं, उसके बीच में एक तरह का दुभाषिया, इंटरप्रेटर का ये काम करें, वो हमारी बात को उन तक समझाएं, क्योंकि हमारी बात तो यही केवल समझ पाएंगे जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं। तो हमें ऐसे क्लास को तैयार करना है, सिविल सर्वेंट, जजेज, बैरिस्टर्स, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, मॉडर्न पढ़े हुए लोग, हिस्ट्री, और वो हमारे कल्चर से इतने गाइडेड हो, इतने टेस्ट हो, वो हमारी तरह का जो है वो ब्रेड खाएं, कांटे छुरी से खाएं, वाइन पिएं, बॉल रूम में डांस करें, और वैसे ही साहित्य को पढ़े, और वैसे ही इनलाइटनमेंट के प्रिंसिपल को माने, लिबर्टी, इक्वालिटी, जो 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 हम लोग जिसको बिलीव करते हैं, मतलब वो एक तरह से अंग्रेज ना बन जाए। ये उसका प्लान था, और उसी से उन्होंने जो है वर्नाकुलर को किल करो, अंग्रेजी लैंग्वेज को फैलाओ, अंग्रेजी टाइप के कल्चर को, वैल्यू को लोग बच्चों में इनकलकेट करो। कितना बड़ा आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट था समझिएगा, कि आज तक हम उससे बाहर नहीं निकल पाए। 1833 का जो चार्टर एक्ट, मतलब देखिए हर 20-20 साल पे ना चार्टर, मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक क्राउन से, ब्रिटिश मोनार्क से एक चार्टर दिया गया था, मतलब एक तरह का राइट कि तुम्हारा ट्रेड मोनोपोली है इंडिया में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो हर 20-20 साल पे चार्टर एक्ट निकलता था ब्रिटिश पार्लियामेंट से। तो 1833 का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने एक बात कही थी कि जो लोअर सिविल सर्विसेज है, नॉट हायर, वो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियन के लिए खोल दिए गए। अब सोचिए कितने इंडियंस जो है अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दिए होंगे कि हम सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, और वो सब अंग्रेजदा बने, और वही लोगों ने हमारे नेशनल मूवमेंट को लीड भी किया, समझिए। The act also removed discrimination based on caste, religion, creed, descent, race, color in public employment. ये जो फंडामेंटल राइट जो आज हमको आर्टिकल 15 में दी गई है, वो यहां पे वो लेके आए इसी एक्ट में। उन्होंने कहा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ना तो कास्ट, रिलीजन, क्रीड, डिसेंट, कलर, धर्म नहीं चलेगा, धर्म, जाति। ये बहुत बड़ी बात थी। ऑफ कोर्स जमीन पे कितना इसका हुआ, लेकिन ये शुरुआत हो गई थी फंडामेंटल राइट की। इसके अलावा उन्होंने सिविल और मिलिट्री सर्विसेज के जो भत्ता था, जो रिम्यूनरेशन था, सैलरी थी, उसको भी रेशनलाइज किया, क्योंकि ये सब यूटिलिटेरियनिज्म के पार्ट थे कि कैसे मोस्ट इफिशिएंट गवर्नमेंट चलाया जा सकता है, कैसे जो है रिकॉर्ड बना करके लोगों को गवर्नेबल बनाया जा सकता है, कैसे प्रिजन का रिफॉर्म किया जा सकता है, कैसे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल लोगों के भलाई के लिए डिसीजन ले सकती है, कानून बना सकती है और हैप्पीनेस ला सकती है। इसके अलावा जुडिशरी में बहुत सारे रिफॉर्म किए गए। वहां पे जो है वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब लोकल लैंग्वेज को प्रेशर दिया गया। हायर जुडिशरी में ऑफकोर्स इंग्लिश को प्रेशर दिया गया। लॉ को कोडिफाई किया गया, आपको मैंने बताया। इंडियन जजेस भी अपॉइंट किए गए कि जुडिशरी में भी जो है, तो इंडियन लोग सिविल सर्विसेज में, जुडिशरी में भी अंदर आने लगे। ये सारी चीजें जो है यूटिलिटेरियनिज्म आइडियोलॉजी से गाइडेड हुई। अब यदि हम लोग फाइनली देखें कि रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी, तो वो भी एक आइडियोलॉजी से गाइडेड थे। वो इवेंजेलिकल आइडियोलॉजी थी। इवेंजेलिकलिज्म जो है वो क्या था? ये एक प्रोटेस्टेंट, आपको पता है कि यूरोप में पहले कैथोलिक चर्चेज होते थे, पोप उसका जो है लंबरदार होता था। बाद में क्या हुआ, 15-16 सेंचुरी में रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ, जिसमें कि एक रिएक्शन हुआ। उस समय तक वो इतना पतन हो चुका था कैथोलिसिज्म का कि उसमें चर्च के जो पादरी होते थे, वो जैसे हम लोग के यहाँ सुपरस्टिशन में जो जैसे पुजारी लोग करते हैं कि तुम इतने पैसे दे दो, तुम्हारा स्वर्ग में स्थान सुरक्षित कर देंगे, इस टाइप की बातें करने लगे थे। तुम पाप करो लेकिन हमको पैसे दे दो चर्च को, तुम्हारा पाप को धो देंगे। और लोग एकदम डॉगमाज में, रिचुअल में फंस गए थे। जस्ट ऐसे हिंदू धर्म में भी काफी ये हुआ। तो इसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन था, रिफॉर्मेशन मूवमेंट। उसको प्रोटेस्ट से निकला, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कहा गया। उसी की एक धारा जो है इंग्लैंड में जो हुआ, उसको इवेंजेलिकलिज्म कहा गया। इवेंजेलिकल
इवेंजेलिकलिज्म। तो ये जो है बेसिकली उसमें जैसे भक्ति मूवमेंट थी ना यहाँ कबीर का, इसमें कहा गया कि इंडिविजुअल खुद जो है वो गॉस्पल मतलब होता है टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है और खुद जो है वो गॉड से जुड़ सकता है। उसके लिए कोई बीच में इंटरमीडिएट प्रीस्ट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उसने वर्क इथिक्स को वैल्यू दिया, एजुकेशन को वैल्यू दिया कि एजुकेशन होगा तभी तो आप खुद ही जो है गॉस्पल ट्रूथ जान पाओगे। इसके अलावा आप प्रोटेस्टेंट इथिक्स में ये था कि पैसे कम से कम खर्च करो, बचाओ और उसको इंडस्ट्री में लगाओ, इंप्रूवमेंट करो, लैंड को पैदा करो प्रोडक्ट। उसी से मैक्स वेबर कहते हैं कि ये जो प्रोटेस्टेंट इथिक्स से कैपिटलिज्म का जन्म हुआ, क्योंकि बचा करके और कैपिटल को सेव करना और फिर उसको इंडस्ट्री में लगाना या खेती में लगाना। देन मतलब ये था कि ये जो अर्थ है वो किंगडम ऑफ गॉड है ऑन अर्थ, जो हम जिसमें रहते हैं, और उसको हमको इन सब से मतलब लगातार काम करके, सर झुका के, आत्मा की प्यूरिटी से, अपने को मोरल इंप्रूवमेंट करके और बचत करके हमको इसको स्वर्ग बनाना है। ये थॉट जो है बहुत अच्छी थॉट थी, उससे इवेंजेलिकलिज्म जो है वो गाइडेड होते थे। इसका जो ये सब जो थिंकर थे, जो इवेंजेलिकल थे, वो स्लेवरी को अपोज करते थे, डॉगमेटिक रिचुअल को अपोज करते थे, सुपरस्टिशंस जो धर्म भीरुता होती है और जो उसमें अंधविश्वास होता है उसको वो अपोज करते थे, और सोशल रिफॉर्म लाना चाहते थे पूरी दुनिया में, हर जगह, इंग्लैंड में भी और इंडिया में भी। अब यहां पे इंडिया में देखें तो वैसे तो बस रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूं कि सेंट फ्रांसिस जेवियर, या वैसे तो सेंट अपोस्टल भी माने जाते हैं वो लोग, अब इसमें विवाद है पहले कौन आया, लेकिन नेट पे देख लीजिएगा, वो लोग फर्स्ट जेसुइट मिशनरी इंडिया में आए बहुत पहले, मतलब करीब 100 एडी सबसे भी पहले। लेकिन मतलब वो अपोस्टल आए थे, फ्रांसिस जेवियर कब आए थे आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो इवेंजेलिकलिज्म के अंदर जो मिशनरी आया, जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के बाद और इवेंजेलिकल आइडियाज लेके, वो जो है वो सेरामपुर मिशन था, जो कलकत्ता में विलियम कैरी और हम देख सकते हैं 3 लोगों ने मिलकर, इसको सेरामपुर ट्रायो कहते हैं, इन लोगों ने 1800 में स्टैब्लिश किया। सेरामपुर मिशन एक तरह का बहुत बड़ा प्रयास था। उन्होंने अपना एक प्रिंटिंग प्रेस खोला, उससे उन्होंने हजारों तरह की किताबें निकाली, जिसमें वो क्रिश्चियन वैल्यूज को, प्रोटेस्टेंट इथिक्स को प्रचार करते थे, अच्छी अच्छी बातें भी, और एक तरह से क्रिश्चियनिटी का उन्होंने प्रचार किया। फिर उन्होंने स्कूल कॉलेज खोले, उसके थ्रू वो इंग्लिश मीडियम से और क्रिश्चियन वैल्यू के बेसिस पे एजुकेशन देने लगे, वर्नाकुलर में भी देते थे, इंग्लिश में भी देते थे। काफी उन्होंने काम किया, उन्होंने जनता के सेवा में, सोशल रिफॉर्म के फील्ड में काम किया, बंगाल में सती प्रथा से हटाने में, और कई तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम भी किया। लेकिन हाँ, बुरा काम भी करते थे कि क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट कराते थे, ये भी था। और ये बहुत ही दुखदाई था, क्योंकि बहुत सारे हिंदू पहले ही मुस्लिम बन गए थे, इस पीरियड में वो क्रिश्चियन भी बने, तो एक तरह से हिंदू धर्म का ह्रास तो हुआ ही, क्योंकि जब आप पे कोई दूसरा शासन करेगा तो आपके धर्म का भी ह्रास होगा। क्योंकि जो उसको मानने वाले थे, जो गरीब गुरुआ थे, दलित थे, जो हिंदू धर्म में सताए गए थे, उनको लगा कि यदि वो क्रिश्चियन बन जाएंगे, सेरामपुर मिशन जैसे मिशनरी ने उनको ये समझाया कि तुम क्रिश्चियन बनोगे तो तुम हमारे इक्वल ब्रदरन होगे, तुम ऊंच नीच नहीं होता क्रिश्चियनिटी में, हम लोग सब भगवान के भाई हैं, जैसे तुम्हारे साथ यहाँ ऊंच नीच किया जाता है, छुआछूत किया जाता नहीं होगा। तो काफी लोग डिग्निटी के लिए वो क्रिश्चियन बन गए। ऑलवेज ऐसा होता है कि जिस धर्म का शासन होता है, तो जो गरीब गुरुआ मार्जिनलाइज लोग होते हैं, यदि उस धर्म को अपना लेते हैं तो बेचारे को फायदा होता है, उनको टैक्स कम लगती है, उनको पुलिस कम मारती है, उनको जमींदार कम सताते हैं, तो उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है मिशनरी का। कहीं बाढ़ आ जाए, अकाल आ जाए, भूखमरी आ जाए, तो वो मिशनरी में जाते हैं कि हम तो क्रिश्चियन हैं, तो उनको फायदा होता है। इन सब के चलते बहुत लोगों ने उस समय में क्रिश्चियन में अपने को कन्वर्ट करा लिया। ये दूसरी बार हुआ, पहली बार तो मुस्लिम में काफी लोगों ने कन्वर्ट कराया। तो ये एक निगेटिव, हम लोग अपने तरीके से देखें तो एक निगेटिव भी था, लेकिन उन्होंने जो है काफी अच्छे काम भी किए। तो दोनों तरीके से आप उसको देख सकते हैं। एक और चीज जानना चाहिए कि ये एक पूरा आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट था मिशनरी का, कोई ऐसा कोई केवल धर्म और कर्म नहीं था या पीटी नहीं थी। तो ये जो है बहुत सारे लीगल प्रोटेक्शन जो है वो राज से इनको मिलता था, जैसे कि वो कहते थे कि हमें तुम ग्रांट इन एड दो, बाद में तो वो एकदम लीगलाइज कर दिया गया, उसको बहुत प्रेशर मिलता था। मिशनरी को लैंड फ्री में मिलता था, उसको प्रोटेक्शन मिलता था। मिशनरी को कोई यदि क्रिश्चियन में कन्वर्ट करा ले तो कोई उसको मारेगा नहीं, जो क्रिश्चियन बन जाएगा उसको कोई हिंदू सताएगा नहीं, ये सब चीजें उन प्रोटेक्शन उनको मिलती थी। इसके अलावा उन्होंने जो है काफी सोशल रिफॉर्म में, जैसा मैंने कहा, वो भी अच्छा काम उन्होंने किया। एक बुरी बात और थी इवेंजेलिकल आइडिया में कि वो जनरली वो इंडियन रिलीजन और कल्चर से हॉस्टाइल थे। वो तो रहेंगे ही, तभी तो वो रिफॉर्म करेंगे, सिविलाइजेशन मिशन का वो पार्ट थे। यदि और हम आगे बढ़ें तो चार्टर एक्ट 1813 पे आइए,
और उसके बाद 20 साल बाद चार्टर एक्ट 33। इन दोनों में मिशनरी को बहुत सारे फैसिलिटी दिए गए, उनको एक फ्रीडम दिया गया ऑपरेट करने का। और 1833 में तो यहां तक कह दिया कि तुम इंग्लिश लैंग्वेज और क्रिश्चियन रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हो कंपनी राज में, और तुमको हर तरह का सपोर्ट दिया जाएगा, चार्टर एक्ट 33 कहता है। तो जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी था कॉलोनियल रूल का, वो तो सेकुलरिज्म था कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म को एक जैसा मानते हैं और सबको एक ही जैसा हम ग्रांट इन एड देंगे। लेकिन जो मिशनरी थे, जैसा मैंने कहा, उनको बहुत पैसे मिले, ग्रांट इन एड मिले, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, मिलिट्री प्रोटेक्शन मिला, और कई तरह का इनडायरेक्ट हेल्प जो है क्रिश्चियन मिशनरी को मिला, क्योंकि वो उसके आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट का एक पार्ट थे। क्रिश्चियन मिशनरी यदि अच्छी बात देखें तो उन्होंने स्टूडेंट पे फोकस किया, अपने स्कूल्स के थ्रू दलित पे फोकस किया, उनको हेल्प करने में, ट्राइबल पे, बहुत ट्राइबल एरिया में उन्होंने मिशनरी ने काफी काम किया, उनको दारू छुड़वाना और उनके अच्छे मतलब वर्क एथिक्स उसमें पैदा करना है, उनको इंडस्ट्रीज बनाना। प्रिजनर में उन्होंने काफी काम किया, वो जेल में जाते थे, जो लोग वहां पे बरसों से कैद हैं उनको वो जेसस का जो है टीचिंग पढ़ाते थे, उनको भी वो कन्वर्ट करने की तरफ ले जाते थे। इसके अलावा उन्होंने सोशल रिफॉर्म में काम किया, जब पीपल डिस्ट्रेस में आते थे, जब बाढ़ आया, अकाल में काफी उन्होंने हेल्प किया। जो विधवा थी उनको आप याद कीजिए, जो रमाबाई जो क्रिश्चियन बन गई थी, उन्होंने भी जिस तरह से अपना मुक्ति सदन खोला, ये सब वो क्रिश्चियनिटी का ही पार्ट था। तो जो भी एक्सप्लॉइटेड, मार्जिनलाइज थे, उनको उन्होंने अपने फोल्ड में लिया, उसको बराबरी का हक देने, डिग्निटी देने का काम किया। ये सब अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा के इस मायने में है कि उससे लोग कन्वर्ट भी होते थे, बट दे ऑल्सो स्प्रेड टीचिंग ऑफ बाइबल। ये उनका था एक तरह से एक मिशन था कि क्रिश्चियन वैल्यू, रिलीजियन, कल्चर को कैसे जो है इंडिया में फैलाया जाए। एक आइडियोलॉजिकल जो ये पार्ट था, आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो कॉलोनियल राज का था, उसके वो बहुत बड़े स्तंभ थे, और उन्होंने अब उसको फैलाया अपने स्कूल से, प्रेस से और मिशन से। रिलीजियस कन्वर्सन तो उन्होंने किया ही। एक बात आपको और एग्जाम आप लिख सकते हैं कि 1860 और 1870 में के बीच में 20 साल में, जबकि उस समय में यूटिलिटेरियनिज्म बिल्कुल ढह गया था, 1857 का विद्रोह हो गया था, क्राउन ने अपने हाथ में जो है ब्रिटिश राज को ले लिया था, और उन्होंने कहा था कि वो यूटिलिटेरियन जो सोशल रिफॉर्म लॉ के थ्रू लाना है उसको हम त्याग देते हैं। लेकिन फिर भी एक ह्यूज नंबर ऑफ दलित जो है उस समय क्रिश्चियनिटी में शामिल हुए थे, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो एक उभार आया था। यहां पे फाइनली मैं आपको कहना चाहता हूं कि दो स्ट्रेटजी इन मिशन ने अपनाया। एक देखेंगे तो एकदम फोर्सफुली जो है एकदम लगे रह रहे हैं कि हम चेंज कर देंगे इस कल्चर को, इंग्लिसाइज कर देंगे, इंटरवेंशनिस्ट है, मतलब इंडियन कल्चर में घुस करके उसको रिफॉर्म करने की हार्ड टैक्टिक्स अपनाना और खूब जम के जो है कन्वर्सन करना। ये जैसे कि चार्ल्स ग्रांट जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरपर्सन भी थे, इवेंजेलिकल थिंकर भी थे, और बहुत सारे उन्होंने मिशन खोले कलकत्ता से लेकर हर जगह, उनका यह प्रयास था। एक दूसरा जो ग्रुप था जिसको कि लीड सेरामपुर मिशन करता था कलकत्ता में, इसके बारे में और आप नेट पे पढ़ सकते हैं, वो नॉन इंटरवेंशनिस्ट था। वो बड़े छुपे छुपे तरीके से वो कहता था नहीं, हम इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन की इज्जत करते हैं, हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहेंगे, हम तो सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं। लेकिन वो चुपके चुपके वो भी करते थे। तो वो एक था कि पैसिव तरीके से, छुपे हुए तरीके से आप जो है वो प्रोजेल्टाइजिंग कर रहे हो। प्रोजेल्टाइजिंग मतलब होता है धर्म कन्वर्सन कर रहे हो, या लोगों को इवेंजेलिकल आइडिया से ओत प्रोत कर रहे हो, उसको एक तरह से हेजोनी क्रिएट कर रहे हो। एक था डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट क्वाइटली, लेकिन दोनों का पर्पस एक ही था, एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट की कैसे जो है वो लोगों के ब्रेन को वॉश किया जाए, उनको कैसे इंग्लिश राज के लिए जो है तैयार किया जाए, जिससे कि करोड़ों जो जनता है वो मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स के रूल को हंसी खुशी स्वीकार कर ले, जिसको ग्रामशी कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट, हेजेमनी। सो डियर स्टूडेंट, इन सम यदि हम इसको एक सम अप करने की कोशिश करें कि अपार्ट फ्रॉम अ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक वेंचर, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज आल्सो एन आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट। जो मैंने बार बार कहा, एक आइडियोलॉजिकल वेंचर भी था ये। कॉलोनियल रूल वाज पार्ट ऑफ द सिविलाइजिंग मिशन। मैंने आपको बार बार कहा है, ये उन लोगों ने एक मोरल छद्म क्रिएट किया कि हमको यहाँ पे रूल करने नहीं आया है, चूंकि आपका सिविलाइजेशन कल्चर पिछड़ गया है ह्यूमैनिटी के रेस में, तो जो डेवलप्ड या अच्छा सिविलाइजेशन जिसको हम बिलोंग करते हैं, वो अपने पुअर ब्रेदरन जो बारबरिक हो रह गए हैं, जिसका स्टैग्नेंट हो गए सिविल, उसको छोड़ देंगे थोड़ी। हम हाथ पकड़ के आपको अपने ऊपर साथ लाना चाहते हैं, सिविलाइजेशन मिशन में हम हैं, ये हम कोलोनाइजेशन नहीं कर रहे हैं। रुडयार्ड किपलिंग जो बहुत फेमस पोएट थे, उन्होंने उसको नाम दिया, उन्होंने इस पर लिखा भी, कविता भी लिखा था, व्हाइट मैन्स बर्डन। ये भाई हम गोरे लोगों पर जो है कंधे पे हमारा ह्यूमैनिटी का कर्ज है कि हम अपने पुअर ब्राउन ब्रेदरन, काले ब्रेदरन को जो है खींच के ला रहे हैं, सिविलाइज कर रहे हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन। तो ये इस प्रोजेक्ट का पार्ट था।
ये जो आइडियोलॉजिकल जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, चाहे वो इवेंजेलिकलिज्म हो, चाहे यूटिलिटेरियनिज्म हो, चाहे ओरिएंटलिज्म हो, चाहे लिबरलिज्म हो, चाहे वीगिज्म हो, ये सब जो आइडियोलॉजी थे वो सिविलाइजेशन मिशन के अम्ब्रेला के पार्ट थे. Both the utilitarianism and evangelicalism were part of the overall project of civilization mission. Utilitarian ने अटेम्प्ट किया इस सिविलाइजेशन मिशन को थ्रू रिफॉर्म्स इन लॉ, जैसे सती प्रथा एंड अदर को खत्म किया, कोडिफाई किया, लॉ कमीशन बनाया, लैंडेड प्रॉपर्टी में उन्होंने रैयतवारी टाइप का लाया, रेंट को फिक्स किया, पट्टा दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रिएट किया और उसको पूरा ट्रांसपेरेंट बनाया, एजुकेशन में रिफॉर्म किया मैकेलिस से, और इफिशिएंट गवर्नमेंट लाने की पूरी कोशिश उन्होंने की. जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियन मिशनरी थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट को किया थ्रू स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, क्रिश्चियन वैल्यू, प्रोटेस्टेंट इथिक्स, सोशल सर्विसेज करके, रिफॉर्म करके, और एजुकेशन के थ्रू, प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, किताब छाप करके. लेकिन वो रिलीजियस कन्वर्सन में भी इंडल्ज रहे, जो एक निगेटिव पार्ट माना जा सकता है. ओके डियर स्टूडेंट, ये है रेफरेंसेज. आप हमेशा पूछते हैं, गौर से देखिएगा. अधिकतर जो इसमें मैंने ना 3 मटेरियल से ज्यादा लिया है. जे स्टोर की ये आर्टिकल बहुत ही जबरदस्त है, आप इसको पढ़ सकते हैं. और ये 2 जो है इग्नू की सिलेबस है, जो इग्नू की मटेरियल है, ई ज्ञान कोर्स, जो फ्रीली अवेलेबल है नेट पे, ये भी बहुत जबरदस्त है. और मैंने काफी ऑनलाइन इसके लिए पढ़ाई की है, उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे दिया है, कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखा है, ऑफकोर्स जो हिस्ट्री एंड अदर्स के जो लोगों ने दिया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. और यदि आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं. गौर कीजिएगा, थोड़ा ये लिंक बदला है क्योंकि वहां इंस्टामोजो में कुछ प्रॉब्लम आई है. जो पहले मैंने कई लिंक दिया है वो कुछ लोग स्टूडेंट बोल रहे हैं कि उसमें एरर आती है, लेकिन ये लिंक मैंने टेस्ट किया, ठीक है. आप वहां पे जाके सारे गाइड को देख सकते हैं, आप ले सकते हैं. और यदि आप मुझसे अप्रोच करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो इस पे लिखिए. इन सब मेथड से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेल के थ्रू भी, नेट के थ्रू भी, मतलब वेबसाइट के थ्रू भी, ईमेल के थ्रू. और लेकिन ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन पूछिए जो कि 1-2 सेंटेंस में इसका जवाब दिया सके, क्योंकि वो संभव नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा मेल आते हैं. जैसा मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द, हो सकता है मिड वीक में, हम लाने की कोशिश करेंगे. जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं वो लाएंगे. और फिर थर्ड हम लोग देखेंगे कि इसका एग्रीकल्चर पे, इकोनॉमी पे, इंडस्ट्री पे ब्रिटिश राज का क्या असर पड़ा. तो मेरा प्लान ये है कि ये जो वीक हफ्ता है इसमें हम 2 वीडियो ला करके इस यूनिट 2 को खत्म कर दें. तब तक के लिए विदा.